नमस्कार। स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण क्या है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना हम बिना समाज के नहीं कर सकते। बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने परिवार में जन्म लेता है, लेकिन उसके पूरा विकास अगर कहें ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वो कहीं ना कहीं समाज में ही होता है। बालक का जो समाज है वहीं पर उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक हर प्रकार का विकास या हर प्रकार के जो मूल्य हैं वो अपने समाज से ही ग्रहण करता है। तो बालक देखिए, जब बालक पैदा होता है तो उसके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता है, ना उसके पास अपनी भाषा होती है, ना ही उसके पास कोई चिंतन है, या ना ही उसके पास कोई अभिव्यक्ति है। लेकिन जैसे जैसे उसका पालन पोषण समाज के बीच में रह करके होता है तो उसी के अनुसार उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ देखिए, सामाजिकरण के सिद्धांत हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिकरण के प्रकार। तो सामाजिकरण के अगर प्रकार करें तो सामाजिकरण दो प्रकार का होता है। सामाजिकरण के प्रकार यहाँ पर देखिए, दो प्रकार का सामाजिकरण क्या आया? एक तो होता है प्राथमिक सामाजिकरण, प्राथमिक, और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है? देखिए, बालक जब समाज में आता है तो वो क्या करता है? उसका सामाजिक विकास होता है। लेकिन प्राथमिक सामाजिकरण में क्या आएगा? बालक अपने भविष्य में होने वाले सामाजिक विकास के लिए एक आधार तैयार करता है, एक बेस बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बालक का हर प्रकार का विकास जो होगा ये प्राथमिक सामाजिकरण में हो जाता है। यहीं पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है, उसके नैतिक मूल्य यहीं पर विकसित होते हैं, उसके चारित्रिक मूल्य यहीं पर विकसित होते हैं। तो ये होता है आपका प्राथमिक सामाजिकरण। और प्राथमिक सामाजिकरण के अगर एजेंट या अभिकर्ता कहें तो इसमें मुख्य अभिकर्ता की जो भूमिका बताई गई है, यहाँ पर क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो बालक का यहाँ पर एक परिवार आता है, और उसके अलावा यहाँ पर कौन आते हैं? उसके मित्र, जो उसका प्राथमिक सामाजिकरण करते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि प्राथमिक सामाजिकरण में ही बालक का हर प्रकार का विकास हो जाता है। इसके बाद आता है द्वितीयक सामाजिकरण। द्वितीयक सामाजिकरण में बालक क्या करता है? वह अपने व्यावहारिक सामाजिकरण को सीखता है। यहाँ बालक ने शिक्षा ग्रहण कर ली, समाज में रहना सीख लिया, उसके नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, हर प्रकार के मूल्यों का विकास हो गया। लेकिन द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें तो यहाँ पर बालक में क्या है? देखिए, व्यावहारिक सामाजिकरण को सीख रहा है। अब व्यावहारिक सामाजिकरण बालक कैसे सीखेगा? समाज में जाकर सीखेगा। तो यहाँ किस किस की मुख्य भूमिका आ जाती है? अगर यहाँ मुख्य अभिकर्ता की बात करें तो अभिकर्ता कौन आते हैं? एक तो उसका विद्यालय आ जाता है, या विद्यालय का खेल का मैदान कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, उसका पास पड़ोस, ये तीन चीजें आपके द्वितीयक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में आते हैं। तो सबसे यहाँ पर क्या ले लेंगे? पहले विद्यालय। विद्यालय में बालक का व्यावहारिक सामाजिक विकास होता है। दूसरा आ जाता है इसका खेल का मैदान, और तीसरा यहाँ पर आ जाता है बालक का पड़ोस, बालक का पड़ोस। तो ये हैं सामाजिकरण के दो प्रकार। अब आते हैं सामाजिकरण के सिद्धांत में। तो सामाजिकरण के सिद्धांत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सिद्धांत आता है वो आता है दुर्खीम का सिद्धांत। ये पूछा जाता है कि दुर्खीम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दुर्खीम का जो सिद्धांत है वो सामाजिकरण के संबंधित है। देखिए, इसे क्या कहा जाता है कि हर जो समाज है उस समाज की अपनी अलग अलग मूल्य होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। और जो भी उस समाज का सदस्य होता है वह सदस्य क्या करता है? अपने समाज के ही रीति रिवाजों को ग्रहण करता है और उसी रीति रिवाजों का आजीवन वो पालन करता रहता है, चाहे उसका समुदाय कुछ भी हो। जैसे हिंदू समाज में देखिए तो लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अन्य समुदाय में इसको ज्यादा दिखावा भी कह दिया जाता है। लेकिन जो हिंदू समुदाय का बालक होगा वह उसके लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि हाँ, मैं इस समुदाय का बालक हूँ, और वो आजीवन खुशी खुशी उस
जो भी रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को वह बालक ग्रहण करता है। ऐसे मुस्लिम समुदाय की बात कर ली जाए तो उनके जो भी रीति रिवाज हैं उनका जो बालक होगा वह उन्हीं रीति रिवाजों को ग्रहण करेगा और उन्हीं में अपना सम्मान महसूस करेगा। कहलाने का तात्पर्य क्या है कि जो भी बालक अपने जिस भी समुदाय में पैदा होता है, जिस भी समाज में पैदा होता है, उसी समाज की जो भी मान्यता है, रीति रिवाज हैं, उन्हीं को वह बालक ग्रहण करता है। इस सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। यदि पूछा जाता है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था दुर्खीम ने। यहाँ पर बालक में कैसे विकास होता है, यहाँ पर जो बालक है उसमें सामूहिक चेतना का विकास होता है, सामूहिक चेतना का विकास। यहाँ क्या कहा जाता है, जो बालक अपने समाज के रीति रिवाजों को ग्रहण नहीं करता है तो उसके लिए क्या है, उसे या तो मजाक का पात्र कहा जाता है, यदि वो ग्रहण करता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, पुरस्कार का वो पात्र होगा। यह भी इसमें कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है वह है कूले का सिद्धांत। कूले का सिद्धांत, जो कूले का सिद्धांत है इसे कहा जाता है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दर्पण क्या होता है। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो हमें अपनी ही प्रतिछाया वहां पर दिखाई देती है, जो हम हैं वही हम दर्पण में देखते हैं। तो इसे कहा गया है स्वदर्पण का सिद्धांत। यहाँ पर क्या कहा गया है, बालक का जो विकास है वो सामूहिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। जो भी वो इंटरेक्शन करता है अपने समाज के लोगों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ, सामाजिक परंपराओं से जाकर के, तो उन्हीं के अनुसार उसका विकास होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, सज संवर के तैयार होता है, तो उसे लगता है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वही धारणा वो समाज के अन्य लोगों से करता है। वह सोचता है कि जैसे मैं दिख रहा हूँ समाज के अन्य लोगों को भी मैं वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ। इसीलिए इसको बोला है कि स्वदर्पण का सिद्धांत, यानी व्यक्ति अपना आकलन स्वयं करता है। उसे स्वयं को पता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तो अपने अनुसार ही वो समाज में क्या करेगा, अंतरक्रिया करता रहता है। इंटरेक्शन उसके समाज के साथ में होता है। तो इससे बालक का क्या होगा कि सामाजिक विकास होता है। बालक यदि अच्छा है, अच्छे विचार उसके मन में आ रहे हैं, अच्छी चेतना उसके मन में है, लोगों के लिए उसकी अच्छी धारणाएं हैं, तो वो क्या है, दूसरे व्यक्ति को भी उसी प्रकार से देखेगा। और उसका एक यहाँ पर एक नैतिक मूल्य, जो एक अच्छा सामाजिक विकास है, ये यहाँ पर इसका दिखाई देता है। तो कूले के सिद्धांत को बोला गया है स्वदर्पण का सिद्धांत। आप देखिए कूले ने अपने स्वदर्पण के सिद्धांत में किसको मान्यता दी है, तो यहाँ पर कूले ने स्वदर्पण के सिद्धांत में प्राथमिक समूहों को सबसे ज्यादा मान्यता दी है। यदि पूछा जाएगा कि किसे कूले ने सबसे ज्यादा मान्यता दी है, तो प्राथमिक समूहों को सबसे ज्यादा यहाँ पर मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर प्राथमिक समूह में क्या क्या आ जाते हैं, मान्यता दी है। देखिए यहाँ पर प्राथमिक समूह में क्या आ जाते हैं, सबसे पहले तो बालक का परिवार प्राथमिक समूह में आता है, उसके बाद उसके मित्र प्राथमिक समूह में आ जाते हैं, और तीसरे जो आते हैं उसका पास पड़ोस प्राथमिक समूह में आ जाता है। तो कूले ने क्या कह रखा है, बालक को क्या है, एक उसका परिवार, दूसरा मित्र और तीसरा पड़ोस, ये क्या है, प्राथमिक समूह है। और कूले के अनुसार परिवार, मित्र और पड़ोस के द्वारा ही बालक का सामाजिक विकास जो है वह सर्वोत्तम कोटि का होता है। इसीलिए कूले ने कहा है कि परिवार, मित्र और पड़ोस से बालक को कभी भी वंचित नहीं करना है। बालक का यदि आप सामाजिक विकास चाहते हैं कि आपका बालक समाज में क्या है, एक अच्छी प्रतिक्रिया प्रदान करे, एक अच्छा बालक बनकर रहे, तो उसे क्या है, परिवार से, मित्रों से, पड़ोस से हमेशा क्या है, एक सहयोग की भावना के साथ रहना चाहिए। तो इनसे बालक को कभी भी अलग नहीं करना है। यह है कूले का सिद्धांत। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है वह है मीड का सिद्धांत। और मीड के सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगला जो सिद्धांत है उसे कहते हैं मीड का सिद्धांत।
यदि पूछा जाएगा कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है मीड के द्वारा। तो इससे बोला जाता है मैं और मुझे का सिद्धांत। अब मैं और मुझे क्या है, यहाँ पर क्या है, बालक का जो विकास होता है, यहाँ बालक की जो भावनाएं होती हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यानी कि यहाँ पर भूमिका के निर्वाह को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। यदि पूछा जाएगा कि इसमें प्राथमिकता किसे दी गई है, तो यहाँ पर कहा जाएगा भूमिका के निर्वाह को। और किसकी भूमिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम बालक की भूमिका की। बालक कैसी भूमिका कहाँ पर प्रदर्शित करता है, बालक की क्या होती है, एक अंतः क्रिया होती है। बालक जब समाज में जाता है तो वह सोचता है कि मेरे व्यवहार का समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, या जिन व्यक्तियों के बीच में मैं जा रहा हूं तो मेरे व्यवहार का उन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे बालक में क्या है, एक स्व की भावना विकास हो जाती है। स्व की भावना आती है तो इसके बाद बालक क्या करता है कि सोचता है मुझे यह करना है। तो यहाँ पर क्या है, तीन चीजें आती हैं, एक मैं, एक मुझे, एक स्व। जहां पर बालक में मैं की भावना आ गई, मैं का मतलब होता है अहम, और अहम के आने से उसके समाज में टकराव या अंतर आना स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द कहा गया मुझे। बालक का सबसे ज्यादा सामाजिक विकास किसमें होता है, मुझे में। जब बालक कहता है कि मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, मुझे यह कार्य करना है, मुझे ये सब कुछ करना है, तो इसमें बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है। तो मैं का परिमार्जन किसमें हो जाता है, मुझे में, और मैं और मुझे इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये बन जाते हैं स्व। तो क्या कहा गया है, मीड ने कहा है कि बालक का जो विकास होगा मैं और मुझे के द्वारा होता है। जब मैं और मुझे आपस में मिल जाते हैं तो बालक में स्व की भावना आ जाती है। स्व की भावना आते ही बालक का क्या हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है। यदि पूछा जाता है कि मीड ने अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी है, तो सबसे ज्यादा मीड ने प्राथमिकता दी है भूमिका के निर्वाह को। इसके बाद चौथा जो सिद्धांत आता है, यह आता है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने क्या कह रखा है, वैसे व्यक्तित्व के विकास की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका परिप्रेक्ष्य सामाजिक विकास से है। तो इन्होंने क्या बोला है कि बालक के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास, जो बालक का व्यक्तित्व है किसके द्वारा बनता है, बालक के सामाजिक विकास के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सामाजिक विकास में तीन पहलुओं पर जोर दिया है, इदम, अहम, पराअहम। तो देखते हैं इदम क्या है। यदि पूछा जाएगा इदम, अहम, पराअहम किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। वैसे व्यक्तित्ववादी हैं, व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सामाजिकरण के बारे में बात की है। यहाँ पर इदम में क्या होता है, यहाँ बालक की प्राथमिक आवश्यकताएं आ जाती हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं बालक की क्या होती हैं, भूख, प्यास और काम। तो भूख, प्यास और काम बालक की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। इनको शांत करना बालक की प्राथमिकता हो जाती है। बालक यहाँ पर सामाजिकरण का ध्यान नहीं देता है, ना ही नैतिकता का ध्यान देता है, बस उसे अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को किसी भी प्रकार से शांत करना है, वह कहा जाता है बालक का इदम। तो क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, भूख, प्यास और काम। प्यास, काम, ये है बालक की प्राथमिक आवश्यकताएं। और इनकी पूर्ति के लिए बालक क्या है, सबसे ज्यादा तत्पर रहता है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर कहा गई है दूसरी बात, ये है अहम। अहम में बालक क्या होता है, यहाँ पर बालक अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने के बारे में सोचता है। तो कब बालक में अहम का विकास होता है, जीवन के प्रथम वर्ष में ही बालक में अहम, जिसको ईगो कहा जाता है, तो कब आएगा, जीवन के प्रारंभिक जो पहला उसका वर्ष होता है, प्रथम वर्ष से ही बालक में अहम का विकास हो जाता है। कब से होता है यदि पूछा जाएगा, तो प्रथम वर्ष से अहम का
विकास या अहम की भावना बालक में आने लगती है। अब बालक यहाँ पर क्या करता है, अपनी जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के बारे में बालक सोचता है। एक चीज यहाँ पर बालक को समझ में आ जाती है, वह क्या, हर कोई चाहता है कि वह अपनी आवश्यकताएं अपने हिसाब से पूरे करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाए जरूरी नहीं है। हमें क्या है, समाज के हिसाब से ही, हमारे कार्यों के हिसाब से ही हमें प्रतिफल मिलता है। यदि हम कार्य करेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगे, अन्यथा क्या होगा, हम कितने ही स्वप्न देख लें, हमारी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बालक को एक बात समझ में आ जाती है कि वह क्या है, जो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाह रहा है अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के हिसाब से ही होंगी या व्यवहारिक रूप से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद तीसरी यहाँ पर बात कही गई है पराअहम की, जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। तो ये है पराअहम। पराअहम क्या है, ये एक प्रकार से कहिए परमात्मा को प्राप्त करने की अवस्था ही पराअहम है। यहाँ पर बालक का क्या है, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो जाता है। किस अवस्था में, पराअहम में। तो यहाँ पर कहेंगे बालक का कौन सा विकास होगा, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास यहाँ पर बालक का हो जाता है। यदि पूछा जाएगा कि सिगमंड फ्रायड के किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास होता है, तो किस अवस्था में होगा, पराअहम की अवस्था में बालक का सामाजिक विकास हो जाता है। यह है हमारे सामाजिकता के सिद्धांत। इसके अलावा इसमें इरिक्सन और ब्रोनफेल्ड-ब्रेंडर का 2 सिद्धांत और रहते हैं, वे काफी लंबे हैं तो इसलिए उनको अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा।